हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं पॉलिटी का बेहतर प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज के पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बिल्कुल विस्तार के साथ। निम्न में से किस समिति या आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसके आंसर को देखें, ऑप्शन ए है एस के धर आयोग। तो एस के धर आयोग की अगर हम बात करें तो आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, इससे क्या ध्यान में रख सकते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरह से लिख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, एक समिति का गठन, और उसकी ही अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो एस के धर। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इसके आंसर की बात करें कि अनुशंसा किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा फजल अली आयोग ने। तो ऑप्शन सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। लेकिन प्रश्न देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक। और ये धर आयोग जो है, ये मांग कब किया गया था पुनर्गठन की मांगों को देखने के लिए? तो 1948 ईस्वी में इसकी मांग की गई थी। तो एक एक पॉइंट आपको लिख लेना है। वहीं अगर बात करें और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये ईस्वी भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट बनेगा, कई बार पूछा भी गया है प्रश्न, तो वो क्या बनेगा, लिख लीजिए इस तरह से नोट डाउन करके कि भाषाई, अगर पूछे कि भाषाई आधार पर कौन सा, इस तरह से लिख लीजिए कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश, कौन? तो आंध्र प्रदेश जो था स्वतंत्र भारत का, चूँकि कई बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? भाषाई आधार पर बना था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन कब? तो भाषाई आधार पर 1956 ध्यान में रख लेना है, ठीक। आगे के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आ चुका है, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये हमें अनुच्छेद देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा है, जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। तो देख लीजिए कौन कौन सा हो जाता है। अगर बात करें तो इसमें जो हो जाएगा, अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। फिर अनुच्छेद 15 है, 16 है, 25 है और क्या है, 27 है। फिर अनुच्छेद 20 है, 21 है, 22 है और 24 है। यहाँ 25, 26, 29, 30। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 22 हो जाएगा और अनुच्छेद 24। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसमें अनुच्छेद 20 की, चूँकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 20 में, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 में है, किस तरह से आप इसको लिख ले सकते हैं कि अपराधों के लिए
जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको लिखते हुए चलिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में क्या है, संरक्षण। कहने का सेंस हुआ कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, वही अनुच्छेद 21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं क्या हो जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 22 की अगर बात करें, अनुच्छेद 22 का, और ये सब ध्यान रखना है कि ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक, अनुच्छेद 22 का में हुआ ना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और क्या कहता है, निरोध से संरक्षण, मिलान के रूप में भी अनुच्छेद पूछ दिया जाता है। तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। ठीक, वही लास्ट कौन सा, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो 14 उम्र से कम, क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कामों में, खतरनाक कामों में रोक है। ये आपको पता भी होगा, यानी कि बालकों के कामों का प्रतिषेध, बालकों के कारखानों में बालकों के नियोजन का क्या है, प्रतिषेध है, नियोजन का प्रतिषेध है। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे वो अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21। तो ये दोनों आप खास करके ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा रिट केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रिट की बात आ गई है तो आपको अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान में जो रिट है वो कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की रिट है। कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की रिट है जो, और ये जो रिटें हैं ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 32 और क्या कहता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना है। और वो 5 प्रकार की रीट में अगर हम बात करें तो आपको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक दिया हुआ है, फिर क्या होता है दूसरा, परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और 5वां एक कौन सा हो जाएगा, तो 5वां में ध्यान रखिएगा अधिकार परीक्षा। तो यही पांचों क्या है, 5 प्रकार की रीट है जिसका नाम है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन सा यहाँ पे लागू होगा, तो यहाँ जो लागू होगा वो कौन सा हो जाएगा, परमादेश। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसको आप क्या करेंगे, ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो परमादेश क्या हुआ कि किसी सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर, तो ये 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा है, कौन सुप्रीम कोर्ट और क्या कहता है कौन हाई कोर्ट का है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि आपको गलत कथन का पहचान करना है। तो पहले हमें सही देखना होगा कि पहले कौन कौन सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। तो क्या ये सही दिया हुआ है, तो नहीं, यही कथन आपको क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक, तो हमसे तो गलत ही पूछा जा रहा था,
तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चूँकि क्यों गलत हुआ, यहाँ अगर तृतीय सूची की जगह क्या होना चाहिए था, द्वितीय अनुसूची। क्या होना चाहिए था, द्वितीय अनुसूची रहता, तब ये क्या सेंटेंस सही हो जाता। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में है। ठीक, तीसरी अनुसूची में किसका किसका है, ये भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जैसे विभिन्न संवैधानिक पद आ जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और क्या कहता है नियंत्रक, ये जो तीन क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग भी शॉर्ट के रूप में लिख सकते हैं। इन सब का क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख आपको मिलेगा तीसरी अनुसूची में। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों ये गलत है, चूँकि यहाँ वेतन दिया था। ठीक, वहीं बी नंबर देख लेते हैं, क्या था बी नंबर में, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो ये बात क्या है, सही है। और कैमी अनुसूची में ये ध्यान रख लेना है, तो पांचवी अनुसूची में। ठीक, ये बात हो गई। तीसरा है कि दल विदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। ये बात भी क्या है, सही दिया हुआ है। दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये बात एक ध्यान रख सकते हैं। और दल बदल संबंधी ये जो प्रावधान है इसको एंटी डिफेक्शन, चलिए दूसरा कलर से लिख देते हैं, क्या बोला जाता है इसको, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसको, दल बदल संबंधी प्रावधान को। डी में था कि 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो ये बात भी क्या दिया हुआ था, सही दिया हुआ था, चूँकि 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। और 2003 जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, डोगरी पूछ लिया जाता है, मैथिली और क्या कहता है संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो एक एक जो बिंदु आपको बताए जाते हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे की चर्चा करें। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं बारी बारी से। ए में है जीवी के राव समिति। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन आपसे वर्ष के रूप में मिलान में पूछ देता है, तो गठन ध्यान रखिएगा इसका हुआ था 1985 में। ठीक, और वही बात करें ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, जो कि एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो इसका जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था। कब हुआ था, 1977 में हुआ था। और इसमें द्वितीय स्तरीय, कैसे स्तरीय, तो द्वितीय स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। और बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा इसका गठन हुआ था 1957 में। और ये तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के, तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। वहीं लास्ट ऑप्शन था हमारा क्या है, LM सिंघवी समिति। तो इसकी बात करें तो 1986 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1986 में इसका गठन हुआ था, राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। आगे की चर्चा कर लेंगे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में स्थान दिया गया है।
तो किस में स्थान दिया गया है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा जो नीति निर्देशक तत्व में भी और मौलिक कर्तव्य में भी, तो वो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण संबंधित। कौन सा हो जाएगा, तो पर्यावरण संरक्षण, और इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 48 का ए में। ठीक, ये बात हो गई एक पॉइंट यहाँ पर। हाँ, वही मौलिक कर्तव्य की बात आती है, तो मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए। देखिए पॉलिटी का जो प्रश्न आता है ना, तो अनुच्छेद जरूर इम्पोर्टेंट बनता है, और ख़ास करके जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक, वही नीति निर्देशक तत्व की बात आई है, नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व आपको कहाँ मिलेगा, भाग 4 में। किसमें, तो भाग 4 में। अगर इसके अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और हाँ, 36 से 51 में एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, जो अनुच्छेद बार बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है 36 से 51 में, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 40, जो पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन जो हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। हम 36 से 51 में बता रहे हैं कि कौन कौन से आपके लिए बार बार पूछे जाते हैं। उसी में एक आप अनुच्छेद 44 जरूर ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए यहाँ पर भी क्या है, मौजूद है पहले से। वही बात करें, और अनुच्छेद 44 हो गया। एक आप ध्यान रख लीजिएगा अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या होता है, पृथक्करण। तो ये सब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको एक जगह बता दिया जा रहा है। और लास्ट एक अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित हो जाता है। तो ये चारों हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए। चलिए आगे की प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने अच्छा देखिए, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न हम लोग माफ़ कीजिएगा, ये फिर से रिपीट हो चुका है। तो इसका हम लोग कर चुके हैं सॉल्यूशन की बलवंत राय मेहता समिति। और 8 नंबर पे चलते हैं। उससे पहले देखिए, ये चैनल संबंधित जानकारी है, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहां आपको हर विषय का सॉल्यूशन दिया जाता है बिल्कुल फ्री, लेकिन बिल्कुल पेड बैच जैसा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर किया करें, आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर। चलिए आज के पॉलिटी के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर, ये लीजिए, ये 8 नंबर भी रिपीट हो चुका है। क्या करिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसका अभी हम लोग कर चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा संबंधित। 2 प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको एक रिवीजन के रूप में ले लीजिए। हाँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से सही है, 2 प्रश्न रिपीट हो चुका था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची, लेकिन वो पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, तो राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो असम देखिए 2 ही जगह नज़र आ रहा है, बाकी असम है नहीं कहीं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा भी 2 जगह है, लेकिन यहाँ असम है, तो त्रिपुरा आ गया। फिर क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा, और फिर मेघालय हो जाएगा। यही चारों राज्य हैं जिसमें ये उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची में, तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान में रख लेना है। ये 1 नंबर हिट प्रश्न है, जिनको याद रहेगा वो तुरंत करके निकलेंगे। आइए 10 नंबर प्रश्न पे।
10 नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो कौन सा मिलान सही है, इसके लिए हमें जानकारी पहले होनी चाहिए। एक में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 72 क्या राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। तो अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, सही दिया हुआ है। तो 1 नंबर तो सही हुआ। देखिए चारों ऑप्शन में एक मौजूद है, इसलिए हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, सही ही दिया हुआ है। और जब सही है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है। तीसरा है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। बताइए सब तो आपको हम कितना बार डिटेल्स के साथ बताएं। ये भी सही है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो 1 2 3 सही हो गया। तो यहाँ देखिए सिर्फ 1 3 4 है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ सिर्फ 1 2 4 है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ सिर्फ 1 3, तो ये भी गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 4 नंबर क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य, तो क्या ये सही है। तो ये क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक, क्यों गलत है, चूँकि अनुच्छेद 148 से 151 में अटॉर्नी जनरल की नहीं बल्कि भारत के नियंत्रक और क्या कहता है, महालेखा परीक्षक की क्या है, शक्ति और कार्य से संबंधित हो जाएगा। शक्ति और कार्य से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यों ये गलत हुआ। आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न, और लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, बार बार बोलते हैं, और रेगुलर क्लास किया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ध्यान देना है कि आपसे नहीं किया गया है पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इसके अंतर्गत शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जिसको IAS बोल देते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS की बात हो रही है, और भारतीय वन सेवा जो कि IFS होता है। तो इसके अंतर्गत जो शामिल नहीं किया गया है वो भारतीय विदेश सेवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, शामिल हैं। तो ये बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं है तो फिर क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ये न केंद्रीय सेवा है। कौन सेवा है, तो केंद्रीय सेवा है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रख लेना। वहीं आपसे प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद के अंतर स्थापित है। तो अनुच्छेद 312। पॉलिटी में आप अनुच्छेद, भाग, अनुसूची ये सब से भाग नहीं सकते, बार बार प्रश्न आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक, और कौन कौन सा शामिल है ये हम जान गए। आपसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति की बात होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, क्या पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय, देखिए आप ही लोग के लिए लिखते हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए। सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जनक के रूप में, तो वो किनको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक,
तो ये छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आगे की बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त राजस्व कहाँ जमा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए में है भारत की संचित निधि में, बी है भारत की आकस्मिक निधि में, सी है लोक लेखा अकाउंट कहिए या फिर निधि ही होगा, डी है निक्षेप और अग्रिम निधि में। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा भारत की संचित निधि में। ठीक, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 266। काफ़ी बार मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक, और लोक लेखा की बात करें, लोक लेखा समिति, लोक लेखा निधि की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 266 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको 266 का 2 और क्या कहता है? भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 267 का 1 मिलान के रूप में काफ़ी पूछता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत कहाँ है? तो भारत की संचित निधि में है, और यही तो आपसे पूछा जा रहा था। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो किससे है? ध्यान रखिएगा, ये चुनाव आयोग या फिर क्या कहता है निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। और चुनाव आयोग से आपसे पूछ लिया जाता है कि कैसा निकाय है, तो ध्यान रखिएगा ये संवैधानिक निकाय है। कैसा हो सकता है? स्टेटमेंट के रूप में दिया रहे और आपको सही गलत चुनना हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है। और अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 324 से संबंधित है। वही पूछ लेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक, 65 वर्ष तक आयु, तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर पूछ दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, तब ये नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लें कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न, और ख़ास करके जो कथन वाले प्रश्न आते हैं तब उसको ज़रूर स्टार मार्क कर लिया कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ हमसे सत्य पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। पहला है, जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या ये कथन सही दिया हुआ है? तो ये कथन क्या है? हमसे सही ही पूछा जा रहा है, तो उसे ये बात क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर एक की अगर बात करें तो ये सही है। तो एक देखिए डी में आ रहा है, ए में आ रहा है, सी में आ रहा है, लेकिन बी में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए। आगे की बात करें तो ये जो बात है, ये बात क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। वहीं दूसरा है कि राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे तथा मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है। तो ये कथन जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? चूँकि यहाँ पर दे दिया है कि राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है, जबकि राष्ट्रपति की जगह क्या होना चाहिए था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर रहता इसके जगह तब ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ तो छोटा पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे से मंत्रिपरिषद क्या होती है? भंग हो जाती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 1 और 3 हो गया सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कि इस्तीफा से मंत्रिपरिषद जो है स्वतः ही भंग हो जाती है।
चलिए आगे। और ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती वाले ज़रूर ध्यान दे के नोट कर लिया करें। आगे की चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 से संबंधित हो जाएगा। ठीक। वहीं 51वां संशोधन 2003 जो है, यह भी दल बदल से संबंधित है, लेकिन 52वें संशोधन में क्या करता है? कुछ बदलाव करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा। वहीं यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, जो 61वां संशोधन है, ये 1989 का। इस संशोधन ने क्या किया था? मतदान की आयु, पूछ लिया जाता है एग्जाम में बार बार, मतदान की आयु को क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। लास्ट है 56वां संशोधन अधिनियम। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, 56वां संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा क्या किया गया था? गोवा को, किसको? गोवा को राज्य का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया, और दमन और दीव को, दमन और दीव को क्या किया गया था? केंद्र शासित बनाया गया। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, शक्ति विभाजन से उत्पन्न विवाद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया जा सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जिला न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, और सी है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और डी है बी और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा उठाया जा सकता है, यानी बी और सी इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। वहीं आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शक्तियों के विभाजन में, शक्तियों के विभाजन में, शक्तियों के विभाजन में सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंग वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा कौन? विधायिका। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या हुआ? कानून बनाने वाला संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था का मतलब क्या? जैसे संसद हो गया, कौन हो जाएगा? संसद। तो हर चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कौन सा हो जाएगा अंग? कार्यपालिका, कार्यपालिका। ये क्या हो जाएगी? कानून लागू करने वाली संस्था। देखिए, अगर बनाने वाली तो विधायिका, और कानून लागू करने वाली संस्था, लागू करने वाली संस्था की बात जैसे कौन हो जाएगा? तब इसमें कौन आएगा? सरकार। तो ध्यान रखना है, इस तरह से भी घुमा के प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। तीसरा जो अंग होगा वो कौन सा? न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो ये कौन हो जाएगा? कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या, और क्या कह सकते हैं? विवादों का निपटारा करने वाली संस्था, विवादों का निपटारा करने वाली संस्था, जो क्या हो जाएगा? अदालत। मेरा यही कोशिश रहता है कि आप लोग को हर छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए, ताकि देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है वो तो सही है, लेकिन इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकता है वो आपको पता होना चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं। जनहित समूहों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? तो जनहित समूहों की बात हो रही है। ऑप्शन ए है अनुभागीय हित समूह। ये अगर इसकी हम बात करें तो ये एक विशेष पेशा के लिए, एक विशेष पेशा कहिए, उद्योग कहिए, या फिर जनसांख्यिकी के हितों पर क्या करता है? ये केंद्रित होता है। तो ये जनहित समूह नहीं कहलाता है।
प्रोमोशनल ग्रुप है जिसको जनहित समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात यानी प्रमोशनल ग्रुप हुआ ना कि किसी उद्देश्य या सामान्य सार्वजनिक भलाई का जो वकालत करते हैं, ना कि केवल अपना सदस्य का, वो ही हुआ जनहित समूह। जनहित मतलब क्या होता है, और लोग, ठीक, तो यही हो गया। बाकी तो व्यापक उद्देश्य समूह, तो ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर कर सकते हैं। आगे की प्रश्न पे देख लेते हैं। और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, प्लीज़ जीके जीएस के लिए सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। चूँकि आपको एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल पेड बैच जैसा दिया जा रहा है सॉल्यूशन हर विषय का, तो आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और हाँ, एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई प्रश्न हो, जितना भी मेरे पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्न का लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे दे रहे हैं। तो आप लोग विश्वास करके एक बार जुड़ के ज़रूर देखें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर आपको 1 बजे क्लास दोपहर में मिल जाएगी। आ जाइए 18 नंबर प्रश्न पे। ऐसे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहले, और यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, ठीक। पहला है, बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न दल गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं, क्या ये बात सही है? तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ है, लेकिन बी में एक मौजूद नहीं है। तो इस ऑप्शन को इस तरह से करिए एलिमिनेट। बी ऑप्शन चेक करते हैं, यानी दूसरा नंबर पढ़ते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली केवल सामाजिक विविधता के कारण विकसित हुई है। तो ये बात क्या है, गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि केवल सामाजिक विविधता के कारण थोड़ी ना विकसित हुई है। सामाजिक और क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सामाजिक और भौगोलिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधता के कारण विकसित हुई है। तो 2 नंबर क्या हो गया, गलत। तो जहाँ जहाँ 2 है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो सी में 2 है, ख़त्म हो गया। डी में भी 2 है, ख़त्म हो गया। तो सही क्या हो जाएगा, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप कम टाइम में क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा भी सेंटेंस पढ़ ही लेते हैं। जब बहुदलीय प्रणाली में कई पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं या फिर मोर्चा बनता है, तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। उसी को तो क्या कहता है, मोर्चा बनता है, उसी को क्या कहा जाता है जी, गठबंधन का रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है, क्या कहा दिया जाता है, गठबंधन। तो ये बात ध्यान होना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो गया, पता चल गया। 19 नंबर पे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। चलिए इसमें भी विचार कर ही लेते हैं, क्या है। पहला नंबर है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। क्या ये कथन सही दिया हुआ है? तो गलती दिया हुआ है। तो 1 नंबर तो हो गया गलत। क्यों गलत हुआ ये भी जानिए। चूँकि भारत सरकार की जो सभी कार्यकारी कार्रवाई है वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि किनके नाम से किया जाता है, तो राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राष्ट्रपति, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाता। दूसरा है, लोकसभा का अध्यक्ष भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये भी गलत ही दिया हुआ है। क्यों गलत है यहाँ पर? चूँकि यहाँ पर आपको होना क्या चाहिए था, लिख सकते थे दूसरा नंबर की अगर हम बात कर ले तो, कि संविधान के अनुच्छेद 96 जो कि किससे संबंधित हो जाएगा, लोकसभा से संबंधित होगा, लोकसभा से संबंधित। और अनुच्छेद बात करें, देखिए अनुच्छेद कहीं पे पीछा छोड़ता है पॉलिटी में, अनुच्छेद 181
यानी कि विधानसभा से संबंधित बोल रहे हैं, गठन मत ध्यान में ले लीजिएगा, बहुत अंतर हो जाता है। संबंधित के अनुसार यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने इससे संबंधित कोई विचाराधीन हो तो वह क्या करता है, सदन का अध्यक्षता नहीं कर सकता। यहाँ दे दिया था कि नियम बनाएगा, तो इसीलिए क्या है, ये गलत दिया हुआ था। ठीक, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, राष्ट्रपति होना चाहिए था, कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों कथन क्या है, गलत ही दिया हुआ है। तो हमसे तो पूछा जा रहा था कि सही कौन है, तो यहाँ तो दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही क्या है, दो सही है। चलिए 20 नंबर को देखा जाए कि 20 नंबर प्रश्न क्या है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह, देखिए अभी इस पे चर्चा भी किए थे और ये भी आ गया, और वो अभी आपको अच्छे से हम बता रहे थे कि ये क्या होगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, अभी आपको हम बोले थे कि ये बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, यानी 1 नंबर तो ख़त्म हो गया। तो कहाँ कहाँ देखिए एक आ रहा है, एक यहाँ आया है, तो एक ऑप्शन इस तरह से ख़त्म। दूसरा बात है, केवल प्रथम बार ही मतदान कर सकते हैं, तो ये बात क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, यानी 2 सही है। तो 2 सही है, तो 2 देखिए यहाँ भी आ रहा है और केवल 2 यहाँ भी आ रहा है। आगे तीसरा भी पढ़ लेते हैं। कार्यवाही के दौरान बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, गूंगा नहीं है, बोल सकते हैं। तो यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन ध्यान देना है, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो, ठीक। और ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पीठासीन ना होना जो है, यही बता रहे थे, अनुच्छेद 96 से संबंधित हो जाता है। ठीक, इसके पहले ही चर्चा किए थे ना जी, देखिए कि लोकसभा संबंधित हो जाएगा, तो ये अध्यक्ष का बात आ रहा है ना यहाँ पे, वही चर्चा था। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और आगे से ना अगले क्लास से आप लोग के लिए होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसका आपको करके आना है, 21 नंबर। चलिए, और होगा आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित मामलों पर विचार करिए कि इन मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम प्रारंभिक से नवीनतम तक क्या है। इसके लिए हमें वर्ष तो ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन ए है, यानी कि पहला नंबर दिया हुआ है केशवानंद भारती मामला, तो ध्यान दीजिएगा ये 1973, कौन सा वर्ष से संबंधित हो जाएगा, 1973 से। दूसरा है गोलकनाथ मामला, तो ये हो जाएगा 1967 से संबंधित। तीसरा है शंकरी प्रसाद मामला, तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 से संबंधित होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। मिनरवा मिल्स मामला जो है ये 1980 से। तो चलिए अब सजा दिया जाए कि कौन पहले आएगा। तो पहले कौन आ जाएगा, पहले आ जाएगा 1951, जो कि है 3 नंबर। 3 से कहाँ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो 2 ऑप्शन चलिए खलास कर लेते हैं, बी और डी। तो 3 से हो रहा है ए में शुरू और सी में, तो एक तो चीज़ तय हो गया कि पहले शंकरी प्रसाद मामला आएगा, यानी 3 नंबर आएगा। फिर अगर बात करें उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो आएगा फिर कौन सा, गोलकनाथ मामला 1967, यानी 3 के बाद 2। तो ये देखिए ये भी खल्लास हो गया, तो आंसर हुआ कौन, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की पॉलिटी की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले विषय में इसी तरह का सॉल्यूशन लेकर, बिल्कुल एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।